गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस कर रहे हैं विश्व के प्रमुख पर्वतों को, मेजर माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड को हम डिस्कस कर रहे हैं। मैप में हम इनकी लोकेशन को जानेंगे, कहाँ कौन से पर्वतमाला, कहाँ कौन सा पर्वत स्थित है, उस माउंटेन के आसपास क्या लोकेशन है, इसके अलावा सबसे हाईएस्ट पीक उसकी कौन सी है, इन फैक्ट्स को जानेंगे। और क्योंकि ज्योग्राफी है जहाँ पे लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आसपास की जो स्थिति है उसके बारे में भी हम जानेंगे, फैक्ट्स को जानेंगे। और सबसे पहले जानेंगे पर्वतों का वर्गीकरण, कि इनको आधारों पे, जैसे अवधि के आधार पे, उत्पत्ति के क्रम के आधार पे इनको बांटा गया है। कौन सा पर्वत पुराना है, कौन सी पर्वतमाला नई है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत बार आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको 4 उदाहरण दे दिए माउंटेन्स के और कहा गया कि इन्हें आप क्रम में लगाइए, सबसे प्राचीनतम कौन सा पर्वत है और सबसे नवीनतम कौन सा है। तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हमें पता हो कब कौन से पर्वतों का निर्माण हुआ था। मैप के थ्रू हम इन चीजों को डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको याद ज्यादा सटीक तरीके से हो पाए। सबसे पहले जानते हैं उत्पत्ति के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण। उत्पत्ति की अवधि के आधार पे, टाइम इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कौन सा पर्वत सबसे पुराना है, कौन सबसे नवीन है। इस आधार पे हमने 4 भागों में इनको बांटा है। एक है प्रीकैम्ब्रियन, इसके बाद है कैलेडोनियन, उसके बाद में है हर्सिनियन, फिर है अल्पाइन। अल्पाइन जो है वो सबसे नवीनतम पर्वत हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इन चारों प्रकारों के अंदर कौन कौन से उदाहरण हैं पर्वतों के, तो हमें पता होना चाहिए अल्पाइन में कौन से पर्वत आते हैं। तो जब कभी अल्पाइन की नवीनतम पर्वत श्रृंखला की बात होती है तो आपको सबसे पहले हिमालय स्ट्राइक होता है। नवीनतम पर्वतमाला है तो हिमालय, रॉकीज, एंडीज, एटलस, ये सभी अल्पाइन के अंतर्गत आते हैं। हम एक एक करके पढ़ते हैं और इनके उदाहरणों को देखते हैं। लेकिन इन सबसे भी पहले जरूरी हो जाता है कि हम पर्वत किसे कहते हैं, सबसे पहले उसे ही जान लेते हैं। पर्वत किसे कहते हैं? जो हमारा सी लेवल है, जो हमारा समुद्र तल है, इस सी लेवल को डेटम प्लेन भी कहते हैं। आपको ये शब्द भी पता होना चाहिए, डेटम प्लेन। इस प्लेन की स्पेलिंग जो है वो मैदान वाले प्लेन से अलग है। डेटम प्लेन एक काल्पनिक, एक इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है। जो समुद्र तल है उसे डेटम प्लेन भी कह दिया जाता है। इस समुद्र तल से 600 मीटर ऊंचे भूभाग को पर्वतों की श्रेणी में रखा जाता है। इस सी लेवल से 600 मीटर हाइट जो है, 600 मीटर और उससे अधिक हाइट वालों को हम रखते हैं माउंटेन, पर्वतों की श्रेणी के अंदर। बहुत बार आप बुक में 500 मीटर भी देखते होंगे कि 500 मीटर ऊंचे भूभाग को हम पर्वतों की श्रेणी में रखते हैं, माउंटेन कहते हैं। क्योंकि भारत सरकार अपनी योजनाएं बनाते समय जो पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए जो नीतियां बनाई जाती हैं उसमें हाइट जो लेती है वो 500 मीटर रखी जाती है। तो इस वजह से बहुत सारी बुक में आपको 500 मीटर भी मिल जाता है। लेकिन वर्ल्ड वाइड ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 600 मीटर और इससे ऊंचे जो हाइट के, ऊंचाई के जो भूभाग है उनको हम कहते हैं पर्वत। अब हम जानते हैं, क्योंकि अवधि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कब कौन से काल के अंदर कौन से पर्वतों का निर्माण हुआ विश्व के अंदर, केवल भारत ही नहीं, हम पूरे विश्व के पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं प्री कैम्ब्रियन काल के। ये काल कौन से समय से लेकर कौन से समय तक था? तो प्री कैम्ब्रियन ओरोजेनी से कहा जाता है। प्री कैम्ब्रियन पर्वत जो हैं वो प्री कैम्ब्रियन काल के हैं और ये समय था 4600 से 541 मिलियन ईयर्स अगो का। 541 लाख वर्ष पहले तक का ये समय था। इस समय, इस ड्यूरेशन के अंदर जो है वो पर्वतों का निर्माण हुआ। उन पर्वतों को हम कहते हैं प्री कैम्ब्रियन काल के पर्वत। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, उदाहरण, जो कि इसके एग्जाम्पल हैं यूएस और कनाडा की बाउंड्री पे जो ग्रेट लेक्स हैं, जिनको हम कहते हैं सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो, इन 5 झीलों के पास वाले क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं लॉरेंसियन और एल्गोमेन पर्वत। और ये पर्वत जो हैं वो प्री कैम्ब्रियन काल के हैं। इसके अलावा किर्लेनियन जो पर्वत है वो भी यूएसए में है, ये भी प्री कैम्ब्रियन काल का है, यानी सबसे प्राचीनतम पर्वत हैं ये। इसके अलावा फेनो स्कैंडिनेवियन, तो नाम में ही फेनो स्कैंडिनेवियन, स्कैंडिनेविया आ रहा है, ये यूरोप में। इसके अलावा जो एंग्लेसी है वो स्कॉटलैंड के अंदर। ये उदाहरण हैं प्री कैम्ब्रियन, विश्व में सबसे प्राचीनतम पर्वतों के। इसके बाद आते हैं कैलेडोनियन पर्वत। कैलेडोनियन का जो समय है वो है 430 से लेकर 380, ये MY है, मिलियन ईयर्स अगो का। तो 430 से लेकर लगभग 380 लाख वर्ष, मिलियन ईयर्स अगो, इतने लाख वर्ष पहले जो
पर्वतों का निर्माण हुआ उन पर्वतों को हमने इस वर्गीकरण में रखा कि ये है कैलेडोनियन पर्वत। इनके उदाहरण क्या हैं? तो इस समय का एक पर्वत हमारे पास भी है, वो है हमारी अरावली। इसके अलावा जो अपलेशियन है, यूएसए में स्थित है, वो भी इसी समय का बना हुआ पर्वत है, हमारी अरावली भी, और इसके अलावा कैलेडोनिया भी। इसका नाम भी वर्गीकरण का क्या है? कैलेडोनियन। और ये पर्वत भी कैलेडोनिया, जो कि कहाँ पे है? स्कॉटलैंड के अंदर है, फिर से यूरोप के अंदर। क्योंकि हम काफी क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ब्रिटिश आइल्स को, कहाँ पे स्कॉटलैंड है, कैसे इंग्लैंड है, कैसे नदर्न आयरलैंड है, कैसे उसमें आयरलैंड को मिला दिया जाता है, तो कैसे यूके बनता है, कैसे ग्रेट ब्रिटेन बनता है और कैसे ब्रिटिश आइल्स बनता है। वो आप पीछे की क्लासेस यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि बार बार हम डिस्कस कर चुके हैं इस बात को। अब वापस पर्वतों पे आते हैं। पर्वत इंपॉर्टेंट है, स्थिति के नाते इंपॉर्टेंट है, फैक्ट पूछ लिए जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट फैक्ट से उठा लिया जाता है। बहुत बार इन पर्वतों के आसपास की स्थिति में झील हैं, नदियां हैं, इन पर्वतमालाओं से जिन नदियों का उद्गम हो रहा है उनकी वजह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बहुत बार लोकेशन से सीधा क्वेश्चन उठाकर पूछ लिया जाता है। तो ऐसे में क्योंकि ज्योग्राफी है तो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन रहते ही हैं, तो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भारत में कुछ दुखद घटनाओं, जिसमें एक घटना डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु, उसके चलते भी ये पर्वत चोटियां इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि हम पढ़ते हैं जब उनके जीवन के बारे में, क्योंकि भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जो जनक हैं वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हैं। तो उनके जीवन के बारे में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कैसे चोटी से उनका विमान टकरा करके उनकी मृत्यु हो गई थी। हाँ, वो हादसा था या फिर वो साजिश थी, वो एक अलग इशू, चर्चा का मुद्दा रहता है। लेकिन हाँ, जिस तरह से उनकी मृत्यु हुई थी, क्योंकि पहले लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु और कुछ दिनों के बाद ही हमारे एक वैज्ञानिक की मृत्यु, तो काफी संदेह की स्थिति थी उस समय में, जिसका आज तक भी पूरी तरह से समाधान, उसका कंक्लूजन नहीं निकल पाया। लेकिन हाँ, हमारे लिए चोटियां इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और क्योंकि ज्योग्राफी है तो विश्व के प्रमुख पर्वत तो इंपॉर्टेंट हैं ही। अब तीसरे नंबर के पर्वतों की बात करते हैं। तो क्रम में आपको अगर पूछा जाए तो आप सबसे पहले प्रीकैम्ब्रियन काल के पर्वत, जो सबसे प्राचीनतम है, उसके बाद कैलेडोनियन के, जिसमें एक अरावली हमारे भारत के अंदर भी स्थित है जो उस समय की है। इसके बाद में हम पढ़ रहे हैं हर्सेनियन काल के पर्वत। तो हर्सेनियन पर्वत जो है, ये पर्वत यूरोप में कार्बोनिफेरस से पर्मियन काल के दौरान बने थे। और ये काल कब से कब तक था? तो 340 से 225 मिलियन वर्ष पहले ये काल था। इस समय में जो पर्वत बने उन्हें हम कहते हैं हर्सेनियन पर्वत। इसमें कौन कौन से पर्वत आते हैं? तो इसमें जर्मनी का हर्ज आता है, इसके अलावा आर्मोरियन आता है, वेरिस्केन आता है यूरोप के अंदर, इसके अलावा वॉसगैस और ब्लैक फॉरेस्ट आते हैं जो कि जर्मनी में और फ्रांस के अंदर हैं। इसके अलावा यूराल, क्योंकि जब कभी हम एशिया और यूरोप के विभाजन की बात करते हैं तो प्राकृतिक रूप से एशिया को और यूरोप को विभाजित कौन करता है? तो हम यूराल पर्वत पढ़ते हैं उसमें। तो यूराल पर्वत कौन से समय का है? हर्सेनियन समय का है, हर्सेनियन पर्वत है। यूराल है, अल्ताई है, ये कहाँ पे है? एशिया में। यूराल, अल्ताई, तिएन शान, ये सारे कहाँ पे हैं? नानशान, ये हमारे एशिया के अंदर हैं। इनकी लोकेशन अभी हम देखेंगे, हर एक पर्वतों की लोकेशन देखेंगे मुख्य रूप से। अल्पाइन पर्वत की अगर हम बात करें तो इसमें आपको सीधे हिमालय ध्यान रहता है, और क्योंकि उसी समय के रॉकीज और एंडीज हैं, उसी प्रक्रिया से बने हुए, तो ऐसे में अल्पाइन जो सबसे नवीनतम पर्वत हैं हमारे लिए, लेकिन नवीनतम होने के बावजूद इनका साल, इनका क्रम आप देखिए कब बने थे। ये 65 से 7 मिलियन वर्ष पहले, इस बीच के ड्यूरेशन में जो है वो अल्पाइन पर्वत बने थे। अल्पाइन पर्वत प्रणाली की उत्पत्ति तृतीयक काल में हुई थी। इसके अंतर्गत आते हैं उत्तर अमेरिका का रॉकीज पर्वत, इसके अलावा यूरोप के अल्पाइन पर्वत, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका के एटलस पर्वत, भारतीय उपमहाद्वीप के हिमालय पर्वत, पोंटिंग, टॉरस, एल्ब्रूस, जाग्रोस, कुनलुन आदि, जो पामीर की गांठ है उससे निकले हुए जो पर्वत हैं वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं, जो नवीनतम हैं। अब नवीनतम में तो जितने एग्जाम्पल यहाँ पे है आपको पूरे के पूरे ध्यान रखने हैं, ताकि आप क्वेश्चन को देखकर कुछ ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर पाए। अब क्योंकि अरावली हमारे पास है तो इस ऐसे में आपको वैसे भी ध्यान रखना है कि वो कौन से समय की है, तो सीधे कैलेडोनियन में जाना है आपको। तो ऐसे में कुछ कुछ एग्जाम्पल आप भारत के ध्यान रख करके फिर भी समय को याद रख सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। सबसे हाल ही में अल्पाइन पर्वतों के निर्माण होने के कारण ये पर्वतमालाएं, जैसे कि आल्प्स हो गया, जैसे कि हिमालय हो गया, जैसे एंडीज है, रॉकीज है, ये सब उबड़ खाबड़ बहुत है, और भूभाग के साथ सबसे ऊंची चोटियां इन्हीं में हैं। अब हम क्या देखते हैं कि हम बार बार कहते हैं कि हिमालय के अंदर माउंट एवरेस्ट, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, एशिया की भी सबसे ऊंची है और पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो कि हिमालय में स्थित है।
हिमालय भी केवल भारत में नहीं है, हम सभी जानते हैं कि हिमालय जो है वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इसके अलावा जो तिब्बत वाला भाग है, क्योंकि वो चीन के अधीन है तो हम चीन कह देते हैं, इसके अलावा भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, इन देशों में फैला हुआ है। तो ऐसे में हिमालयन रेंज जो कि हम कहते हैं लगातार उत्थान हो रहा है, माउंट एवरेस्ट की हाइट भी बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब ये है, ये नहीं है कि लगातार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत धीमी गति से बढ़ रहा है, लेकिन ऊंचाई बढ़ रही है। इसके पीछे कारण क्या है? जब हम पर्वतों का वर्गीकरण अवधि के आधार पर करते हैं तो हमने 4 भागों में बांटा। अब हम पर्वतों का वर्गीकरण देखते हैं उनकी उत्पत्ति के आधार पे, कि उनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी वाले लावा से हुई है, या प्लेटों के आपस में टकराने की वजह से हुई है, या भ्रंश से, यानी 2 भागों के अलग हट जाने, शिफ्ट हो जाने और नीचे धंस जाने, और एक भाग के ऊपर उठे रह जाने की वजह से हुई है, यानी भ्रंश पर्वत या ब्लॉक माउंटेन जिसे कहते हैं। तो उत्पत्ति कैसे हुई है पर्वत की, इस आधार पे भी पर्वतों को बांटा गया है। उसी में हमारे हिमालय के उत्थान की बात छिपी हुई है। जब हम पढ़ते हैं कि हिमालय के बनने की प्रक्रिया, तो हम कहते हैं ना कौन कौन से माउंटेन हैं जो फोल्डेड माउंटेन हैं। फोल्डेड यानी वलित पर्वत हम जिन्हें कहते हैं, मोड़दार पर्वत जिन्हें हम कहते हैं। तो मोड़दार पर्वत कब बनते हैं? जब 2 प्लेटें हैं आपस में टकराती हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जिसे हम कहते हैं। इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है? प्लेटें आपस में टकराती हैं, एक महाद्वीपीय प्लेट भी हो सकती है, एक महासागरीय प्लेट भी हो सकती है, दोनों महाद्वीपीय प्लेट भी हो सकती हैं। तो हमारी जो भूपर्पटी है जिसमें लगातार संचलन हो रहा है, लेकिन वो संचलन इस तरह से महसूस नहीं हो रहा कि लगातार उत्थान दिखता ही रहे माउंट एवरेस्ट का, लेकिन रियल में हो रहा है। अब ये प्लेटें जब आपस में टकराती हैं, एक प्लेट नीचे धंसती है, एक प्लेट हल्का ऊपर उठती है, इनके बीच का पार्ट फोल्ड होकर के, मोड़दार होकर के ऊपर उठता है, तो हम इन्हें कहते हैं वलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन हम इन्हें कहते हैं, मोड़दार पर्वत भी कह दिया जाता है। तो ये फोल्डेड माउंटेन इस तरह से बने। अब क्योंकि ये इन प्लेटों की जो गति है वो लगातार ये सक्रिय है, संचलन हो रहा है इनमें, इस वजह से, क्योंकि भारतीय प्लेट जो उत्तर में जाकर टकराई, जिसकी वजह से हिमालय का उत्थान हुआ, वो लगातार प्लेट सक्रिय होने की वजह से इस एरिया में भूकंप भी खूब आते हैं, और साथ ही साथ माउंट एवरेस्ट की हाइट भी बढ़ती जा रही है। अब उत्पत्ति के आधार पे हमने फिर से पर्वतों को बांटा और 3 भागों में बांटा। 3 कौन कौन से? सबसे पहले फोल्ड माउंटेन, जो कि कैसे बनते हैं? इन प्लेटों की वजह से, इसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में इसका कारण हम जानते हैं। तो फोल्ड माउंटेन, जिसको आप लिख सकते हैं मोड़दार पर्वत या वलित पर्वत, हिंदी के अंदर मोड़दार या वलित पर्वत इन्हें कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? तो रॉकीज, एंडीज, हिमालय, ये सभी क्या है? इसके एग्जाम्पल है वलित पर्वतों के। अच्छा, बने कौन से काल में? आई होप आप दोनों क्लासिफिकेशन, दोनों डिवीजन, विभाजन समझ पा रहे हैं कि बने कैसे हैं। तो फोल्ड हो करके बने हैं, प्लेटों की वजह से बने हैं। तो ऐसे के अंदर एग्जाम्पल क्या है? हिमालय है। लेकिन अवधि क्या है? वो एक अलग क्लासिफिकेशन है। तो अवधि की बात करेंगे तो अल्पाइन, अल्पाइन पर्वत हैं, ये उस समय के अंदर बने हैं। तो रॉकीज है, एंडीज है, हिमालय है। अब गजब की बात यह है कि तीनों ही यहाँ पे फोल्डेड माउंटेन में भी आ रहे हैं और तीनों नवीन पर्वत हैं। तो हम क्या कहते हैं? रॉकीज, एंडीज, हिमालय नवीन वलित पर्वत या नवीन मोड़दार पर्वत हैं, नए हैं और फोल्डेड माउंटेन हैं। इसके अलावा ब्लॉक पर्वत, ये भी हमारे पास एग्जाम्पल है ब्लॉक माउंटेन का भी। ब्लॉक माउंटेन में हम पढ़ते हैं विंध्य, सतपुड़ा, कि कैसे आसपास का जो भाग था वो, ये भी प्लेट विवर्तनिकी में ही इसका कारण छिपा है, ये भी प्लेटों के गति के कारण ही हुआ है। तो कैसे नीचे धंस गया और एक पार्ट ऊपर उठा हुआ रह गया। ऐसे में जो पर्वतों का निर्माण होता है उन्हें हम कहते हैं भ्रंश पर्वत या ब्लॉक माउंटेन। इसीलिए इन दोनों माउंटेन के बीच में जो हम देखते हैं रिफ्ट बन जाती है, एक घाटी टाइप बन जाती है, और हम क्या कहते हैं? जो घाटियों में बहने वाली, भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां, तो हम बात करते हैं नर्मदा की। नर्मदा भ्रंश घाटी में बहती है। क्यों बनी? क्योंकि ये ब्लॉक माउंटेन बन गए तो वहां पे भ्रंश एक घाटी टाइप बन गया, वहां पे वो नदी बह रही है, तो भ्रंश घाटी वाली नदी नर्मदा। और हमारे पास ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल, उदाहरण, तो हमारे पास विंध्य है, सतपुड़ा है। ब्लॉक माउंटेन फ्रांस के अंदर वॉसगैस भी इसका उदाहरण है, और जर्मनी का जो ब्लैक फॉरेस्ट है वो भी इसी का उदाहरण है। भारत में विंध्य और सतपुड़ा इसी ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल है। और तीसरा प्रकार होता है कि ज्वालामुखी के मुख से, ज्वालामुखी के थ्रू जो लावा बाहर आया है, वो लावा शंकु के रूप में इकट्ठा होकर ठंडा हो जाने की वजह से जो पर्वतों का निर्माण हुआ है उसे हम कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी की वजह से इन पर्वतों का निर्माण हुआ, तो ज्वालामुखी पर्वत इसे कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो, वो ज्वालामुखी पर्वत का ही उदाहरण है। वो फोल्डेड माउंटेन नहीं है, वो भ्रंश पर्वत नहीं है, वो कौन सा पर्वत है? वो है
ज्वालामुखी पर्वत। तो किलिमंजारो जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की तो माउंट एवरेस्ट। तो ज्वालामुखी पर्वत यूएस में कैस्केड रेंज इसका उदाहरण है। इसके अलावा माउंट एकांगुआ इसका उदाहरण है, जो कि अर्जेंटीना और चिली की बिल्कुल बाउंड्री पे स्थित है, अर्जेंटीना में आता है। इसके अलावा माउंट केन्या, माउंट किलिमंजारो तंजानिया में, अफ्रीका महाद्वीप में। इसके अलावा माउंट मोना केया, ये हवाई द्वीप के ऊपर है, प्रशांत महासागर में। इसके अलावा माउंट फ्यूजियामा भी ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, जो कि जापान के अंदर है। आप चाहें तो इनके आगे कंट्रीज के नाम भी लिख सकते हैं, अभी हम इनको मैप में देखेंगे ही। सबसे पहले बात करते हैं हिंदकुश पर्वत की, क्योंकि इस पर्वत का और इसमें स्थित दर्रों का हमारे लिए व्यापारिक दृष्टि से यानी आर्थिक महत्व भी इनका है, इसके अलावा सांस्कृतिक महत्व भी इनका है, ऐतिहासिक महत्व भी इन हिंदकुश पर्वतों का रहा है। सिकंदर अलेक्जेंडर को जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं मकदूनिया मैसिडोनिया का था सिकंदर। उसे लगता था, ऐसा उसके भ्रम कह सकते हैं, भ्रम था, ऐसी गलत इंफॉर्मेशन उसे दी गई थी कि सिकंदर को लगता था हिंदकुश पर्वतों पे जाने के बाद उसे धरती का अंत दिखाई दे जाएगा, यानी धरती का एंड हो जाएगा। जबकि हम सभी जानते हैं धरती कैसी है, अपने ही आकार की है, जियोइड है, भूआब आकृति कैसी है, भूआब, ना इसका कोई एंड है ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है। वो तो हम समझने के लिए चीजों को पढ़ते हैं इस तरह से, कुछ काल्पनिक रेखाएं हम खींचते हैं स्थानों को, समय को, इन सब की गणना करने के लिए, लेकिन धरती का कोई अंत, कोई शुरुआत तो है नहीं। तो ऐसे में हिंदकुश को लेकर कुछ भ्रांतियां भी थी किसी समय में ईसा पूर्व के अंदर। और क्योंकि यहाँ पे जो दर्रे थे उनकी वजह से व्यापार संभव हो पाता था भारत का, चीन का, पश्चिम के देशों के साथ। इसके अलावा आक्रमणकारी भी इस रास्ते से आते थे, तो इंपॉर्टेंट था हिंदकुश हमारे लिए। यहाँ पे मठ भी बहुत पाए जाते हैं, खूब सारे मठ रास्ते में खूब मिलते हैं। तो यहाँ पे हिंदकुश पर्वत, इसकी सबसे ऊंची चोटी, हम मैप में भी अभी इसको देखेंगे, इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट त्रिचमीर। ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्थित है। उबड़ खाबड़ स्थलाकृति वाला और वलित पर्वत है, जिसके कारण परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है। फोल्डेड माउंटेन विद रग्ड टोपोग्राफी विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन में आसान नहीं है ये, इसीलिए दर्रों के थ्रू इसे पार किया जाता है। यहाँ पे आपको स्थिति दिख रही है, यहाँ पे इस वाली जगह पे जो स्थित है हिंदकुश पर्वत। ये आपको इंडिया का मैप दिखाई दे रहा है, ये आपको इंडस रिवर दिखाई दे रही है, सिंधु नदी, ये आपको इस्लामाबाद हमारे पड़ोसी राज्य का जो राजधानी है वो दिखाई दे रही है। इसके अलावा ये आपको अफगानिस्तान और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे स्थिति है हिंदकुश पर्वत की। अब हम बात करते हैं कुनलुन पर्वत की। कुनलुन पर्वत जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट मुस्ताग। ये नॉर्थ ऑफ तिब्बतन प्लेट्यू और वेस्टर्न चाइना में इसकी स्थिति है। तिब्बत के पठार को हम बहुत से कारणों से जानते हैं। हमारे लिए तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट तिब्बत का पठार, हमारे मॉनसून के लिए, भारत की जो तापमान की, दाब की जो स्थिति बनती है, उन सब के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ज्योग्राफी में तिब्बत के पठार को पढ़ना। लेकिन वैश्विक, विश्व की छत कहलाता है तिब्बत का पठार। और जो पठारों की डेफिनेशन, जैसे हमने देखा ना कि पर्वतों के लिए भी एक परिभाषा दी गई है ऊंचाई के आधार पे, ठीक वैसे ही उसी समुद्र तल, उसी काल्पनिक रेखा, उसी डेटम प्लेन से जो ऊंचाई है 150 मीटर तक तो होते हैं मैदान। 150 से 600 मीटर हाइट के जो भूभाग होते हैं, 150 मीटर से लेकर 600 मीटर हाइट तक के भूभाग जो होते हैं, उनको हम कहते हैं पठार, प्लेट्यू कहा जाता है। लेकिन तिब्बत का पठार एक अपवाद है। इसकी हाइट लगभग 4,500 मीटर या इससे ज्यादा ही है, लगभग 5 किलोमीटर के आसपास, 4500 मीटर 5 किलोमीटर इनके बीच में यहां तक इसकी ऊंचाई है। इतना ऊंचा पठार किस वजह से बना और इसे पठार में रखा क्यों फिर हमने? ये अपवाद है पठार का, ऊंचाई के चलते ये अपवाद है। ये विश्व की छत कैसे बना, इतना ऊंचा बना कैसे तिब्बत का पठार, और हमारे लिए तो है ही इंपॉर्टेंट। तो जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अभी हमने डिस्कस की, वलित पर्वतों के बनने की, वही कारण तिब्बत के पठार पे लागू होता है। ये जो उत्तरी, ये भारतीय प्लेट जो है, ये उत्तर में जैसे जाकर धंसी, भूसन्नति सबडक्ट हुई, वैसे ही जो दबाव है उस प्रेशर की वजह से ये तिब्बत प्लेटू वाला जो रीजन था ये ऊपर उठा। तो तिब्बत की पठार की हाइट होने की वजह भी कहीं ना कहीं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंदर ही निहित है। तो यहाँ पे तिब्बत के पठार की हाइट एक अपवाद के रूप में आपको ये पठार ध्यान भी रखना होता है। तो कुनलुन पर्वत को हम देख रहे हैं, जो कि तिब्बत के पठार के और वेस्टर्न चाइना के अंदर इसकी स्थिति है। यह सबसे युवा वलित पर्वतों में से एक है। ध्यान देना है, सबसे युवा नहीं कह रहे,
उनमें से एक है, यानी युवा वलित पर्वतों में एंडीज भी है, रॉकीज भी है, हमारा हिमालय भी है, उसी में कुनलुन भी आता है। यानी ये किस समय का है? ये अल्पाइन पर्वतों की श्रेणी में आता है। और कौन सा माउंटेन है? तो फोल्डेड माउंटेन है। दोनों वर्गीकरण आपको पता रहना चाहिए। इट इज वन ऑफ द यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन, कुनलुन पर्वत। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुनलुन माउंटेन, ये रही कुनलुन माउंटेन्स। यहाँ पे आपको अल्तून शान दिखाई दे रहा है। अच्छा, अल्ताई, अल्तून शान, अगर आपको कोई इशू लगे एक बार इसको रिकन्फर्म जरूर कर लेना। कुछ नाम ऐसे हैं जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। तो अल्ताई, अल्तून शान, इनको हम देख रहे हैं मैप के अंदर भी, तो आप ध्यान से इनको लोकेशन को देखना। इसके अलावा ये आपको हिमालय की स्थिति दिखाई दे ही रही है। और हिमालय हमारा कैसे है अभी हम देख भी लेंगे। रेंज है हिमालय में, जैसे ग्रेट हिमालयन रेंज, मिडिल हिमालयन रेंज, मध्य हिमालय, इसके अलावा शिवालिक रेंज। तो इन रेंजेस को मिला करके, इन तीनों रेंज को एक साथ मिलाकर हम कहते हैं हिमालयन माउंटेन चेन। इसका मतलब माउंटेन चेन, पर्वत श्रृंखला में क्या होती है, कुछ रेंजेस होती हैं, उनको शामिल करके माउंटेन चेन कहा जाता है। तो यहाँ पे कुनलुन पर्वत है। अल्ताई पर्वत, अल्ताई पर्वत जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है बेलुखा पर्वत। ये कहाँ पे है? मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया में आता है। यंग फोल्डेड माउंटेन है, जो नवीन वलित पर्वत है ये, विच एक्सटेंड्स फ्रॉम कजाकिस्तान टू नॉर्थ चाइना। इसकी स्थिति जो है वो कजाकिस्तान और चाइना के बीच में है। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अल्ताई। ये अल्ताई की स्थिति आप देख रहे हैं चीन, यहाँ पे कजाकिस्तान आपको दिख रहा है। कैसे ध्यान रहेगा? बाल्कस लेक, विश्व की प्रमुख बड़ी झीलों में हम कजाकिस्तान में स्थित बाल्कस झील को भी पढ़ते हैं। और क्योंकि इससे बहुत ज्यादा सिंचाई का पानी जो है वो नदियों से इससे निकाला जा रहा है, जिसकी वजह से इसका एरिया भी अरल सागर की ही तरह इसका एरिया भी सिकुड़ता जा रहा है। तो जिस कारण भी पता होना चाहिए। तो कजाकिस्तान जिसमें बाल्कस झील भी है। अब ये यहाँ पे आपको देखिए, ये इस तरह से बाउंड्री है नीचे, यहाँ पे ये आपको मंगोलिया दिख रहा है। यहाँ पे शॉर्ट में इसको दिखाया गया है ताकि ये प्रॉपर मैनर में आप अल्ताई रेंज को समझ पाए। यहाँ पे मंगोलिया दिखाई दे रहा है, नीचे वाला पार्ट जो है ये चाइना का दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये कजाकिस्तान, और ऊपर वाला पार्ट आपको रशिया का दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से अल्ताई जो है उस रेंज की स्थिति है। कजाकिस्तान और चाइना, इसके यहाँ पे रह जाता है रशिया, और ये मंगोलिया दिखाई दे रहा है। हिमालय, हिमालय हमारे लिए है ही बहुत इंपॉर्टेंट। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हम सभी जानते हैं, जो कि विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट। हिमालय की स्थिति तो हमें तो देश भी पता होने चाहिए हिमालय के लिए। एशिया में हिमालय की स्थिति है। और जब हम देशों की बात करते हैं तो अभी हमने डिस्कस किया ही था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और तिब्बत, उसके आगे चीन आपको लिखना ही पड़ेगा। तो चीन के अंदर, इसके अलावा नेपाल, भूटान और म्यांमार में इसकी स्थिति है। ये आप प्रॉपर मैनर में हिमालय देख पा रहे हैं। जो हिमालय का वर्गीकरण है उसको हम YouTube पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बिल्कुल डिटेल में, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन वहां भी नहीं रहा होगा। हिमालय इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, क्वेश्चन पूछे जाने के हिसाब से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर तरह से इंपॉर्टेंट है। तो हिमालय को हम डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि आज हम मुख्य पर्वतों को और उनका वर्गीकरण देख रहे हैं। तो हिमालय कैसा पर्वत है? नवीन बना हुआ है, और इसके अलावा फोल्डेड माउंटेन है। ये दो बातें क्लासिफिकेशन की आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं अराकानियोमा की। अराकानियोमा जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट केनेडी पीक, और ये कहाँ पे स्थित है? तो हमारे ही पड़ोसी देश म्यांमार में इसकी स्थिति है। और ये इट एक्सटेंड्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, ये उत्तर से दक्षिण की तरफ है। शिफ्टिंग कल्टीवेटेड इज प्रैक्टिस्ड, यहाँ पे स्थानांतरित कृषि जो है वो प्रैक्टिस की जाती है, स्थानांतरित कृषि खूब की जाती है। अब आप देखिए, बहुत बार म्यांमार को लेकर के एक कंफ्यूजन आपके माइंड में हो सकता है अगर आप बार बार मैप को ना देखते हो, कि म्यांमार की भारत के कौन कौन से राज्य से सीमाएं लगती हैं। ये तो आपको पता ही होगा डेफिनेटली, अरुणाचल से लगती है, नागालैंड से लगती है, मणिपुर से लगती है, मिजोरम से लगती है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि म्यांमार जो है वो बांग्लादेश के साथ भी सीमा शेयर करता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये तो हमारा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम वाला एरिया है। ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं ये म्यांमार की बाउंड्री बांग्लादेश से लग रही है। और ध्यान देना है कि त्रिपुरा जो हमारा स्टेट है वो बाउंड्री केवल और केवल, इंटरनेशनल बाउंड्री केवल बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, कभी भी म्यांमार के साथ शेयर नहीं करता त्रिपुरा। तो आप मैप को थोड़ा प्रॉपर मैनर में देखा करिए, क्योंकि बहुत बार इस तरह के कंफ्यूजन बहुत सामान्य होते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तब सिली मिस्टेक में कंसीडर हम करते हैं। तो ऐसे में ध्यान रखना है, त्रिपुरा इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है केवल बांग्लादेश के साथ, लेकिन म्यांमार के साथ हमारे 4 स्टेट हैं
जो कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, जो म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। और म्यांमार जो देश है, हमारा पड़ोसी देश है, ये बांग्लादेश वो भी हमारा पड़ोसी है, तो ये दोनों आपस में भी बाउंड्री शेयर करते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि बंगाल की खाड़ी, तो यहाँ पे ये बाउंड्री पे आपको दिखाई दे रही है अराकान योमा। अब बात करें यूराल पर्वत की, क्योंकि ये तो विभाजक का काम करता है यूरोप और एशिया का। तो यूराल पर्वत, इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट नरोदनाया, और ये कहाँ स्थित है? तो रशिया के अंदर स्थित है। ये रशिया को ही बेसिकली विभाजित कर रहा है, क्योंकि रशिया की राजधानी जो मॉस्को है वो पड़ती है यूरोप वाले एरिया में, और क्योंकि रशिया एशिया और यूरोप दोनों ही महाद्वीपों में है, तो ऐसे में ये रशिया को भी बांट रही है यूराल पर्वत। अभी हम स्थिति देखते हैं। दिस माउंटेन रेंज एक्ट एज ए बाउंड्री बिटवीन यूरोप एंड एशिया। यूरोप और एशिया के बीच में बाउंड्री बनाती है यूराल पर्वत श्रृंखला। यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है यूराल माउंटेन, ये रही। और क्योंकि राजधानी कहाँ है, ये पूरा आपको रशिया दिखाई दे रहा है, बाउंड्री देख पा रहे हैं ना आप। अब रशिया और यूक्रेन, क्योंकि इनका कॉन्फ्लिक्ट इतने लंबे समय से चला है और अभी तक भी कोई टेबल टॉक ठीक तरीके से नहीं हुई है, कोई निर्णय नहीं निकल कर आया, तो ऐसे में इन दोनों देशों की जितनी भी इनकी यहाँ पे झीलें, नदियां, पर्वत श्रृंखला और इसके अलावा आसपास की जो लोकेशन है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ब्लैक कलर से बनाते हैं ताकि इजी मैनर में शो हो। ये आपको रशिया की बाउंड्री दिखाई दे रही है, ये मंगोलिया दिखाई दे ही रहा है आपको। इसके अलावा ये आपको चाइना दिखाई दे रहा है नीचे, है ना, ये यहाँ पे बीजिंग दिखाई दे रहा है, तो चाइना आप समझ ही गए होंगे। ये आपको कजाकिस्तान दिखाई दे रहा है। अभी हमने बात की लेक बाल्कस की, यहाँ पे अरल सी है, दोनों ही लगातार सिकुड़ते जा रहे हैं। इसके अलावा देखिए कैस्पियन सागर और ब्लैक सागर, ब्लैक सी, कैस्पियन सी और ब्लैक सी, काला सागर और कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है, नाम में सागर लगा है, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, लेकिन ये झील है। तो कैस्पियन सागर, काला सागर, इनसे किन किन देशों की सीमाएं लगती हैं, ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट किए जाते हैं और फिर से आगामी भविष्य में भी पूछे जाएंगे। आपको प्रिपेयर रहना होता है। साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये आपको रशिया दिखाई दे रहा है, ये मॉस्को दिखाई दे रही है आपको, और ये यूक्रेन दिखाई दे रहा है, और ये यूक्रेन की राजधानी कीव दिखाई दे रही है। अब आप समझ पा रहे हैं, ये यूराल रेंज है, ये रशिया, इधर भी रशिया, यहाँ पे मॉस्को राजधानी। रशिया इसीलिए एशिया में भी और यूरोप दोनों में आता है। इसके नीचे आप कजाकिस्तान देख पा रहे हैं, इसकी बाउंड्री मंगोलिया से देख पा रहे हैं, चीन से देख पा रहे हैं। और अगर इसकी बाउंड्री की बात करें पश्चिम की तरफ, तो ये आप देख पा रहे हैं एस्टोनिया, लातविया, बेलारूस, इसके अलावा ये यूक्रेन देख रहे हैं। और ये जो बाउंड्री आपको वाटर वाली दिखाई दे रही है, ये है काला सागर, और ये आपको दिखाई दे रहा है कैस्पियन सागर। तो कुछ कुछ लोकेशन जो हैं वो आपको लगातार मैनर में मैप में देखते रहना है। जब हम पढ़ रहे होते हैं किसी भी टॉपिक को, तब मैप का इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ताकि लोकेशन आप कभी भी गलत ना करके आएँ, क्योंकि लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। और बहुत बार ज्योग्राफी में आप बहुत सी चीज़ों को एज्यूम कर ले जाते हैं या फिर उनके सटीक उत्तर के नियर बाई पहुँच जाते हैं, जब आपको स्थान, स्थिति पता होती है उस स्थान की, उस वजह से भी। अब बात करते हैं आल्प्स की। ये माउंट ब्लॉन्क, ये वही स्थान है जहां हमारे होमी जहांगीर भाभा, जो भारतीय परमाणु ऊर्जा के जनक थे, होमी जहांगीर भाभा जो थे, वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के अंदर एक सम्मेलन में भाग लेने जा रहे थे। वैज्ञानिक थे तो जा रहे थे सम्मेलन में। इसी समय में उनका जो विमान था वो टकरा गया था इसी चोटी से, माउंट ब्लैंक से, और यहीं पे उनकी फिर विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। लेकिन वो मृत्यु जो हुई, उसके बाद जो जांच पड़ताल हुई, जो एरोप्लेन का ब्लैक बॉक्स होता है वो तक नहीं मिला, कोई खास छानबीन नहीं की गई, अलग अलग कारण दे दिए गए, तो बहुत ज़्यादा डाउटफुल वो केस पूरा बना रहा था, जो कि आज तक भी उस पर संदेह है कि वो मृत्यु बिल्कुल नेचुरल डेथ थी, सच में विमान टकराया था या कोई और विमान उससे टकराया था। बहुत सारे डाउट हैं उसके अंदर। लेकिन हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय इंसान, हमारे वैज्ञानिक को खो दिया था उस दिन। तो इसलिए आल्प्स आपको ध्यान रखना है, माउंट ब्लॉन्क आपको ध्यान रखना है, होमी जहांगीर भाभा को आप वैसे भी हमेशा ध्यान रखते हैं, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों के नाते ध्यान रखते हैं। कहाँ पे है आल्प्स? यूरोप के अंदर है। इट इज ए फोल्डेड माउंटेन, ये भी कैसा है? वलित पर्वत है। और एंड शोर्स ऑफ रिवर लाइक डैन्यूब और राइन, कुछ नदियां यहाँ से निकलती हैं जैसे डैन्यूब, राइन, इन नदियों का उद्गम स्थान, स्रोत भी यही है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये है माउंट ब्लैंक, यहाँ पे आल्प्स आपको दिखाई दे रही है और यहाँ पे है माउंट ब्लैंक। अब ये आपको इटली, अब देखिए ये लोकेशन देखने के साथ आपको स्ट्राइक कर रहा होगा कि हम यूरोप के अंदर कौन से हिस्से की बात कर रहे हैं। तो देखिए ये आपको इटली दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेडिटेरियन सी जो भूमध्य सागर है उसमें
काफी सारे सागर इंपॉर्टेंट हैं, जैसे एड्रियाटिक सी। जब हम विश्व के सागरों को डिस्कस करते हैं तो डेफिनेटली भूमध्य सागर के अंदर जो सागर हैं उन वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एड्रियाटिक सी हो गया, लिगुरियन सी हो गया, टाइरेनियन सी हो गया, आयोनियन सी हो गया, एजियन सागर हो गया। इसके अलावा जो ब्लैक सी है इसके ऊपर एजोव सी ऑफ एजोव है, एजोव सागर हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जो आल्प्स रेंज है उसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लॉन्क, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इटली। इसके अलावा हमने आसपास के सागरों को जाना, और ये पूरा जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये है मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। और क्योंकि भूमध्य सागर के उत्तर में है यूरोप और दक्षिण में है अफ्रीका, तो इनसे कौन कौन से देश आपस में लगते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। और कितनी ही बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं तो ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिल जाता है, जिब्राल्टर जल संधि कहाँ पे है, यहाँ पे। ये क्या करती है, एक तरफ है यूरोप महाद्वीप और दूसरी तरफ आपको दिख रहा है अफ्रीका महाद्वीप। तो यूरोप को अफ्रीका से, क्योंकि जल संधि है तो दो वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करती है, यानी दो जल निकायों को जोड़ती है और दो भूभागों को अलग करती है। तो स्पेन और मोरक्को, अगर देशों को पूछा जाए तो स्पेन को मोरक्को से अलग करती है जिब्राल्टर, और जो दो जल निकायों को जोड़ती है, दो कॉन्टिनेंट को अलग कर रही है, यूरोप को अफ्रीका महाद्वीप से, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो महाद्वीपों को अलग करने वाली जो जल संधियां हैं वो वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जिब्राल्टर कितनी बार आप प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे है जिब्राल्टर। अब बात करते हैं काकेसस पर्वत की, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रुस, और ये कहाँ पे है, यूरोप में है, लोकेटेड बिटवीन ब्लैक सी और कैस्पियन सी। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, लोकेशन के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, काला सागर और कैस्पियन सागर। अब यहाँ पे देखिए, ये आपको ब्लैक सी दिख रहा है, ये इधर आपको कैस्पियन सी दिख रहा है, इसके बीच में आपको काकेसस जो है वो दिखाई दे रही है, ये आपको काकेसस दिखाई दे रही है। ऊपर रशिया दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये मैप जो दिख रहा है नीचे, ये ब्लैक सी के यहाँ ये टर्की दिख रहा है आपको। अब बात करते हैं स्कैंडिनेवियाई पर्वत की। स्कैंडिनेविया पर्वत, इसकी सबसे ऊंची चोटी है गेल्ट हॉपिगेन, और ये यूरोप में फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, इनमें से दो देश आप हमेशा नोबेल प्राइज, क्योंकि जब किसी वर्ष आपका एग्जाम होता है, जिस भी साल दे रहे होते हैं, तो नोबेल प्राइज किसको मिला है, किस क्षेत्र में मिला है, आप जरूर पढ़कर जाते हैं करंट अफेयर्स के अंतर्गत। तो ऐसे में आपको पता रहता है कि नॉर्वे की जो राजधानी है ओस्लो, वहां से हमेशा शांति का नोबेल दिया जाता है, और जो स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, वहां से हमेशा नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। शांति का नोबेल ओस्लो से दिया जाता है, बाकी सभी नोबेल प्राइज जो दिए जाते हैं वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से दिए जाते हैं। तो जैसे ही स्कैंडिनेविया की बात आती है, आप तुरंत स्ट्राइक करता है आपको नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। हाँ बिल्कुल, और फिनलैंड की एक बाउंड्री पूरी तरह से रशिया के लगी रही है, जो कि मैप में अभी हमने देखा, हम वापस भी देख लेते हैं। देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये तो हम स्कैंडिनेवियन जिसकी बात कर रहे हैं वो पर्वत आपको दिखाई दे रहा है। ये आपको दिखाई दे रहा है नॉर्वे, यहाँ पे है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। ये आपको यहाँ पे स्टॉकहोम दिखाई दे रहा है, जहां से बाकी सभी नोबेल मिलते हैं। ओस्लो से मिलता है शांति का नोबेल। अब इसके बाद ये है गल्फ ऑफ बोथनिया, ये बोथनिया की खाड़ी दिखाई दे रही है, और यहाँ पे ये नॉर्वेजियन सागर आपको दिखाई दे रहा है। ये गल्फ ऑफ बोथनिया के बाद ये आपको फिनलैंड दिखाई दे रहा है, और इसी फिनलैंड की जो बाउंड्री है वो टच हो रही है रशिया के साथ, जो आप देख पा रहे हैं। ये गल्फ ऑफ फिनलैंड है, क्योंकि फिनलैंड से लगती हुई है, तो ये गल्फ ऑफ फिनलैंड, फिनलैंड की खाड़ी दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं कार्पेथियन पर्वत की। इसकी सबसे ऊंची चोटी है गेर्लाचोव्स्की स्टिट। ये कहाँ पे स्थित है, तो यूरोप में है। रेंज ऑफ माउंटेन्स फॉर्मिंग एन आर्क, एक आर्क बनती है इसकी प्रॉपर मैनर में। देखिए, कार्पेथियन जो है ये पूरी तरह से एक आर्क बनाते हैं, और ये आपको देश कौन सा दिख रहे हैं, ये रोमानिया दिख रहा है, ये यूक्रेन दिख रहा है, ये आपको पोलैंड दिख रहा है, ये स्लोवानिया दिख रहा है, और ये पूरी एक आर्क, एक चाप की तरह दिखाई दे रहा होगा। ये इस तरह से स्थित है। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं, ये आपको वेस्ट कार्पेथियन, फिर ईस्टर्न कार्पेथियन और सदर्न कार्पेथियन, ये आपको पूरी तरह से एक आर्क दिख रहा होगा। तो इस तरह से आर्क के रूप में ये स्थित है। अब बात करें वोस्गेस की। वोस्गेस जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट ग्रैंड बेलोन। ये ईस्टर्न फ्रांस में है, यूरोप में इसकी स्थिति है। फेमस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों की खेती के लिए, और फिर उसके चलते वाइन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है ये स्थान। तो वोस्गेस की लोकेशन देखते हैं फ्रांस के अंदर। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है वोस्गेस पर्वत, यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है ईस्टर्न फ्रांस में। ये फ्रांस की राजधानी पेरिस, और इसके अलावा क्योंकि ओलंपिक खेलों के चलते भी हमने डिस्कस किया था पेरिस को,
यहाँ पे आपको दिख रहा है आल्प्स, जिसकी अभी हमने बात की थी। अब इसके बाद में बात करते हैं एटलस की। अफ्रीका महाद्वीप, जिसमें से तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं, इसलिए अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। एशिया के बाद दूसरे नंबर पे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है। तो यहाँ पे एटलस पर्वत को सबसे पहले देखते हैं, फिर ड्रैकन्सबर्ग को देखेंगे। तो एटलस पर्वत, इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट टुबकल। कहाँ पे है? नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका में है। जब अभी हम जिब्राल्टर मोरक्को की बात कर रहे थे, अभी देखते हैं कहाँ पे है एटलस। यंग फोल्ड माउंटेन है, जैसे रॉकी, एंडीज, हिमालय, साथ में आप एटलस का भी नाम बोलेंगे। तो एटलस स्प्रेडिंग ओवर मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, इन 3 देशों के अंदर इसका फैलाव है, मोरक्को में, ट्यूनीशिया में और अल्जीरिया के अंदर। अभी इसकी स्थिति देखते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, इसमें से तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा भी, भूमध्य रेखा भी और मकर रेखा भी, है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी, इक्वेटर भी और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी। ये नाइल रिवर के, क्योंकि विश्व की सबसे लंबी नदी है इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको रेड सी दिखाई दे रहा है, जिसका अपना ही सामरिक आर्थिक महत्व है। ये आपको अरब प्रायद्वीप दिखाई दे रहा है। प्रायद्वीप यानी जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, पेनिसुलर, जिसे प्रायद्वीप हम कहते हैं। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है फारस की खाड़ी। अब हम भूमध्य सागर को अभी हम देखकर आए थे, ये आपको भूमध्य सागर अफ्रीका के उत्तर में दिखाई दे रहा है। यहाँ जिब्राल्टर संधि को हमने डिस्कस किया था, जो मोरक्को और स्पेन के बीच में आती है। ये आपको दिखाई दे रहा है एटलस, यहाँ पे है एटलस। और फिर सहारा का मरुस्थल, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है मरुस्थलों को डिस्कस करते समय। अब यहाँ पे एटलस जो है मोरक्को में, अल्जीरिया में और ट्यूनीशिया में आपको दिखाई दे रहा है इसकी स्थिति। अब बात करें ड्रैकनबर्ग्स की, तो ठीक इसके जस्ट अपोजिट में ये कहाँ पे है? अफ्रीका के उत्तर पश्चिम किनारे पे है। और वो कहाँ है? दक्षिण पूर्व के अंदर। तो ठीक अपोजिट। और क्योंकि ड्रैकन्सबर्ग जो है वो है साउथ अफ्रीका के अंदर, पानी की वजह से जूझते हुए, कई राजधानियों के चलते, काफी कारणों से हम साउथ अफ्रीका को याद करते हैं। तो ड्रैकनबर्ग्स, इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट लेसोथो, साउथ अफ्रीका में ये है। ये भी कैसा है? यंग फोल्ड माउंटेन है। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है स्थिति ड्रैकनबर्ग्स की, ये वाली माउंट लिसोथो, इसकी सबसे ऊंची चोटी है, साउथ अफ्रीका। इसके अंदर आपको इसकी कैपिटल्स दिखाई दे रही हैं। ये जोहान्सबर्ग दिखाई दे रहा है। आपके लिए क्वेश्चन है, क्योंकि काफी बार हम ऐसी चीजों को डिस्कस करते रहते हैं, रिपीट भी हो जाती हैं। कितनी राजधानियां हैं साउथ अफ्रीका की, और कौन सी राजधानी किसके लिए है, कौन सी पॉलिटिकल कैपिटल है इसकी? आप ये जरूर से खुद से होमवर्क ही कर लेना, कमेंट करने की भी नीड नहीं है, आप खुद से होमवर्क करना है ना। इस तरह के होमवर्क जरूर किया करिए। अब बात करते हैं रॉकी की। अब हम बात कर लेते हैं नॉर्थ अमेरिका की, फिर साउथ अमेरिका को देखेंगे, और फिर सबसे छोटा महाद्वीप हमारा जो कि है ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे। तो सबसे पहले रॉकी पर्वत को देखते हैं, कैसा है? हिमालय, रॉकी, एंडीज, एटलस, तीनों को आपको एक साथ याद रखना है। कैसे? फोल्डेड माउंटेन है, नवीन बने हुए हैं। तो रॉकी, इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट, नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड। जो लंबी श्रेणियां हैं उनमें से एक है, क्योंकि सबसे लंबी पर्वत श्रेणी जो है वो तो एंडीज है, साउथ अमेरिका के अंदर एंडीज, उसकी स्थिति भी देखेंगे। और ये सबसे लंबी में से एक है रॉकी। एक्सटेंड फ्रॉम कनाडा टू वेस्टर्न यूएस, न्यू मैक्सिको तक जाकर के ये खत्म होती है। अभी यहाँ पे ये अलास्का, जो हम जानते हैं कि इसको, ये रशिया का था और इसको यूएस को बेच दिया, अब ये यूएस का है। यहाँ से आपको दिखाई दे रही है रॉकी की स्टार्टिंग, जो कि जाकर के न्यू मैक्सिको पे समाप्त होती है। तो ये कनाडा के अंदर भी है, ये नॉर्थ अमेरिका में भी है, और न्यू मैक्सिको तक जाकर ये समाप्त होती है। और जिन ग्रेट लेक्स की बात कर रहे थे, क्योंकि प्राचीनतम पर्वत श्रेणी के चलते, पर्वतों के चलते इंपॉर्टेंट हो जाता है प्री कैम्ब्रियन काल के पर्वत, तो हमने देखा था। तो ये आपको लेक सुपीरियर जो कि इंपॉर्टेंट है, ये झीलें, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरन, और ये आपको ईरी दिखाई दे रही है, ये ओंटारियो दिखाई दे रही है। तो ये 5 झीलें वैसे भी इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करते हैं अपलेशियन पर्वत की। माउंट मिशेल इसकी सबसे ऊंची चोटी है, नॉर्थ अमेरिका में इसकी स्थिति है। जो अपलेशियन पर्वत है इसकी, इट इज ए फोल्ड माउंटेन विद रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, काफी सारे मिनरल रिसोर्सेज, खनिज तत्व यहाँ पाए जाते हैं। ये आपको दिखाई दे रही है अपलेशियन माउंटेन, और इसके ऊपर आपको दिखाई दे रही है ये 5 झीलें, जिनको अभी हम डिस्कस करके ही आए थे। यहाँ पे देखिए, जो नॉर्थ अमेरिका है उसके पूर्व की बात करें तो अटलांटिक महासागर है, और पश्चिम की बात करें तो पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर आता है। सिएरा नेवेदा,
इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट व्हिटनी, और ये कहाँ पे? कैलिफोर्निया, यूएसए के अंदर है। ये रेड इंडियन ट्राइब जो है उनका निवास स्थान, उनका हैबिटाट माना जाता है। रेड इंडियन ट्राइब्स कौन से हैं? ये यूरोप वाले जब तक ये अमेरिका महाद्वीप में नहीं गए थे, तब तक उत्तर अमेरिका के जो भूभाग हैं उन पे जो जातियां जो निवास कर रही थी, जिनका मूल निवास वही था, उनको रेड इंडियंस कहा जाता है। तो रेड इंडियन ट्राइब, इनका हैबिटाट है सिएरा नेवेदा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है ये सिएरा नेवेदा, यहाँ पे काफी सारे रेड इंडियंस ट्राइब्स जो हैं वो यहाँ रहते हैं। ये कोलंबिया प्लेट्यू आपको दिखाई दे रहा है। जब हम पठारों को डिस्कस करेंगे उस समय में हम पठारों को, विश्व के सभी पठारों को, प्लेट्यूज को डिस्कस करेंगे। अब बात कर लेते हैं अलास्का रेंज की। अलास्का रेंज जिसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले। कहाँ पे है अलास्का? नॉर्थ अमेरिका में, क्योंकि अलास्का ही रशिया का पार्ट था, अब किसने ले लिया? अमेरिका ने ले लिया, खरीद लिया बकायदा पैसे दे करके। माउंट मैकिनले हाईएस्ट पीक इन नॉर्थ अमेरिका। जो माउंट मैकिनले है जो अलास्का रेंज में है, ये अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। नॉर्थ अमेरिका देश के रूप में बात कर रहे हैं, ना कि अमेरिका, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की बात कर रहे हैं। तो ये नॉर्थ अमेरिका की, सॉरी उल्टा बोल दिया, नॉर्थ अमेरिका की पूरे की ही, इस पूरे महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। ये आपको यहाँ पे अलास्का रेंज दिखाई दे रही है, ये अलास्का रेंज है, इसी में है सबसे ऊंची चोटी, जो कि नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका, मैकिनले, माउंट मैकिनले। अब बात करते हैं एंडीज पर्वत की, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। सबसे ऊंचाई में माउंट एवरेस्ट के चलते हिमालय की सबसे ऊंची चोटी विश्व में तो एशिया में, और माउंट एवरेस्ट है हिमालय के अंदर। और सबसे लंबी की बात करें तो एंडीज पर्वत है। अब बात करें माउंट एकांगुआ की, कहाँ पे हमने डिस्कस किया था माउंट एकांगुआ को? क्योंकि जब से हम पढ़ रहे हैं तब से हम फोल्डेड माउंटेन किलिमंजारो के लिए हमने पढ़ा था कि अफ्रीका में है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, और ज्वालामुखी पर्वत है, यानी ज्वालामुखी से निकले हुए लावा और उसके ठंडा होने से जो पर्वत का निर्माण हुआ वो पर्वत है। ठीक वैसे ही एकांगुआ को भी हमने पढ़ा था ज्वालामुखी पर्वत के अंतर्गत, तो ये भी क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है। साउथ अमेरिका, हाँ, एंडीज का निर्माण फोल्ड होकर के बना है, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एकांगुआ है। लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है ये, विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है वो एंडीज है। इसकी स्थिति दक्षिणी अमेरिका में है। दक्षिणी अमेरिका में भी देशों को आपको ध्यान रखना है। माउंट एकांगुआ तो बिल्कुल चिली और अर्जेंटीना की सीमा पे है, अर्जेंटीना के अंदर, लेकिन जब बात आए एंडीज की तो कौन कौन से देशों में इसकी स्थिति है? तो चिली में है, अर्जेंटीना में है, बोलीविया में है, पेरू में है, इसके अलावा इक्वेडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला में है। हम एक बार इसकी स्थिति को देखते हैं, क्योंकि दक्षिणी अमेरिका के बिल्कुल पश्चिमी किनारे के सहारे ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको वेनेजुएला दिखाई दे रहा है, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर होते हुए ये आपको दिखाई दे रहा है पेरू, पेरू के बाद में बोलीविया, और ये आपको चिली और अर्जेंटीना में ये पूरी रेंज जो है वो दिखाई दे रही है। अब हम बनाते टाइम इसको बिल्कुल सिंगल लाइन से शो कर देते हैं, जबकि हम जानते हैं इनकी अच्छी खासी चौड़ाई रहती है। अब बात करें सबसे छोटे महाद्वीप, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे महाद्वीप के अंदर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को, इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोसियस जको, ये है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। दिस रेंज इज द सोर्स फॉर रिवर मरे डार्लिंग, जो मरे डार्लिंग नदियां हैं उनका उद्गम स्रोत है ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। और ऑस्ट्रेलिया इतना प्यारा सा महाद्वीप है, जब हम भारत के मॉनसून को डिस्कस करते हैं तो यहाँ तक की स्थिति को जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ का पानी गर्म है, कहाँ का ठंडा है, किस तरह से फिनोमिना जो है पूरा काम करता है, वो मानसून की बात है। अभी जब हम पर्वत श्रेणी को देख रहे हैं तो हमारे लिए कुछ कुछ लोकेशन इंपॉर्टेंट है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे आपको हिंद महासागर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको कोरल सी दिखाई दे रहा है, ये ग्रेट बैरियर रीफ दिखाई दे रही है। ऑस्ट्रेलिया का विभाजन भी पूरे का कैसे है, ये तस्मान द्वीप है इसका। इसके अलावा यहाँ पे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नदर्न टेरिटरी, सदर्न टेरिटरी, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, इसके अलावा विक्टोरिया, ये विभाजन है। और हम सभी जानते हैं इस पूर्वी तट के सहारे जहाँ पे मेलबोर्न भी है, जहाँ ब्रिस्बेन भी है, जहाँ एडिलेड भी है, यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रहती है ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि इसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि बीच में काफी सारे डेजर्ट हैं, बहुत जल की कमी की वजह से ऐसा कहा जाता है। तो ये हम काफी कारणों से जानते हैं, और ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट आपको नीचे दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रही है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। यहाँ पे आपको ब्रिस्बेन दिखाई दे रहा है, ये आपको सिडनी दिखाई दे रहा है, ये कैनबरा है, यहाँ पे मेलबोर्न है, ये एडिलेड दिखाई दे रहा है, ये अभी हमने देखा तस्मान द्वीप है इसका,
यहाँ ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ये वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट दिखाई दे रहा है। इसके यहाँ पे पूर्व में ये आपको दिखाई दे रहा है न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्व में न्यूजीलैंड। तो ये हमारी थी आज की क्लास, जिसमें हमने सभी महाद्वीपों के जो मेजर माउंटेन्स थे, मुख्य पर्वत थे, उनको हमने डिस्कस किया, उनकी हाईएस्ट पीक के बारे में जाना, कौन सी सबसे ऊंची चोटी है उनकी, कुछ आसपास की लोकेशंस को देखा। आई होप आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। मैप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप जब कभी ज्योग्राफी पढ़ें, स्थिति, स्थान, उसके आसपास के एरिया को जरूर देखा करिए, आपके पास जो भी मैप है उसमें। आज की क्लास में तो आपको होमवर्क भी मिला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।